दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। चुनावों के समय कब कोई नया मुद्दा उठ जाए या किसी पुराने मुद्दे को नए सिरे धार दे दी जाए, इसका ठिकाना नहीं होता। कच्चा तीबू का मुद्दा ऐसा ही है। भाजपा इस मुद्दे पर इसलिए आक्रामक है क्योंकि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक जब तब यह मांग करती रही है कि एक समझौते के तहत श्रीलंका को सौंपे गए इस द्वीप को वापस लिया जाए। वह इस मांग को लेकर मोदी सरकार पर दबाव भी बनाती रही है, लेकिन सूचना अधिकार कानून से मिली इस जानकारी ने उसे निरुत्तर सा कर दिया है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब इस द्वीप को श्रीलंका को देने का समझौता किया था तो उस समय तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक भी इसके पक्ष में थी। भाजपा ने इस तथ्य को सामने रखकर जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब न तो द्रमुक को देते बन रहा और न ही कांग्रेस को, जहां द्रमुक के पास केवल यही कहने को है कि आखिर भाजपा को अब यह मसला क्यों याद आ रहा है, वहीं कांग्रेस कच्चा तीबू समझौते पर कुछ कहने के स्थान पर यह आरोप उछाल रही है कि मोदी सरकार ने भी तो बांग्लादेश को कुछ इलाके दिए थे। वह यह भूल रही है कि बांग्लादेश को कुछ इलाके दिए गए थे तो कुछ उससे लिए भी गए। कच्चा तीबू को श्रीलंका को सौंपने से तो भारत घाटे में ही रहा। यह ठीक है कि कच्चा तीबू को श्रीलंका को सौंपने के दशकों पुराने समझौते को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसकी तह तक तो जाना ही चाहिए कि आखिर इस द्वीप को श्रीलंका को देने के बदले भारत को हासिल क्या हुआ। इस समझौते के चलते तमिलनाडु के मछुआरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि पहले उन्हें इस द्वीप तक जाने और वहां अपने जाल सुखाने की सुविधा थी। समझौते के बाद भारतीय मछुआरों से न केवल यह अधिकार छीन गया बल्कि श्रीलंका की नौसेना को उन्हें तंग करने और गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया। श्रीलंका की नौसेना आए दिन तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तार करने के साथ उनकी नौकाएं भी जब्त कर लेती है। साफ है कि इन मछुआरों के लिए यह एक भावनात्मक मुद्दा भी है और उनकी रोजी रोटी से जुड़ा मसला भी। कांग्रेस जिस तरह कच्चा तीबू समझौते से भारत को होने वाले लाभ गिनाने की स्थिति में नहीं, उसी तरह उसके पास इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं कि जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तानी सेना के कब्जे में बने रहने के बाद भी तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने युद्ध विराम करना क्यों तय किया। यह प्रश्न इसलिए विचलित करता है क्योंकि भारतीय सेना इस इलाके में घुस आई। पाकिस्तानी सेना की
खदेड़ने की स्थिति में थी और यदि उसे कुछ दिन का समय और मिल जाता तो पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होता और कश्मीर समस्या सिर दर्द नहीं बनी होती। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद भी शिक्षा में सुधार के मोर्चे पर स्थिति संतोषजनक नहीं। इसका ताज़ा उदाहरण है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से प्रकाशित कक्षा 9 की अंग्रेजी की पुस्तक को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री की आपत्ति। उनकी एक आपत्ति यह है कि आखिर यह पुस्तक सत्र समाप्त होने के बाद क्यों आई। दूसरी आपत्ति यह है कि इस पुस्तक के आवरण पर ब्रिटेन का ध्वज क्यों प्रकाशित किया गया है। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निर्देशक को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इसी बीच गुजरात से यह खबर आई कि कच्छ जिले के गांधीग्राम में एक निजी स्कूल में अंग्रेजी की पुस्तक के एक पाठ में बच्चों को यह पढ़ने को मिल रहा था कि गाय काली और सफ़ेद होती है, वह घास खाती है, हम इसका दूध पीना पसंद करते हैं और हम उसका मांस भी खा सकते हैं। इस पर जब अभिभावकों ने आपत्ति जताई तो स्कूल ने क्षमा मांगते हुए गलती दूर करने की बात कही। ये इकलौते मामले नहीं हैं। करीब 1.5 वर्ष पहले दिल्ली के एक निजी स्कूल में कक्षा 4 के बच्चों की द ब्लू प्लेनेट नामक पुस्तक में यह बताया गया था कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्या होती है। अनुसूचित जाति का मतलब बताया गया था भारत की अछूत जाति। जब कुछ सजग अभिभावकों ने आपत्ति जताई तो स्कूल प्रिंसिपल ने यह सफाई दी कि हमने पाठ्यक्रम की जांच नहीं की थी, हमने प्रकाशक को सूचित कर दिया है। प्रकाशक ने कहा कि यह टाइपिंग की गलती हो सकती है, हम इसे शीघ्र ठीक कराकर नई पुस्तक देंगे। नई शिक्षा नीति को लागू हुए 4 वर्ष होने वाले हैं। इसके अमल में लंबा समय लगेगा, लेकिन इस शिक्षा नीति का मूल्य महत्व तभी है जब पाठ्यपुस्तकों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं। यह काम हो तो रहा है, लेकिन कच्छप गति से। भारत की जिस नौकरशाही को देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस्पाती ढांचे की संज्ञा दी थी, उसी ढांचे को लेकर अब सरकार के भीतर से ही सवाल उठे हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने बीते दिनों कहा 20 से 30 साल के लाखों युवा अपने जीवन के बहुमूल्य 8 साल सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में बर्बाद कर देते हैं। IAS, IPS और दूसरी सेवाओं में जाने की मृग तृष्णा हर वर्ष लाखों युवाओं की ऊर्जा को बर्बाद कर रही है। कोचिंग संस्थान भी इसी रवैये की उपज है। सान्याल की बातों के आलोक में सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित
कुछ बुनियादी बातों पर गौर करना उपयोगी होगा। वर्तमान में इस परीक्षा में बैठने की आयु 21 वर्ष से 37 वर्ष के बीच है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 32, ओबीसी के लिए 35 और SC ST के लिए 37 वर्ष है। स्टॉप।